नमस्कार। जरा सोचिए, सिर्फ 10 साल में कोई राज्य कितना बदल सकता है। आज हम कर्नाटक की इसी दिलचस्प यात्रा को समझने वाले हैं। स्रोत सामग्री के आधार पर हम देखेंगे कि पिछले एक दशक में कर्नाटक कैसे भारत का एक ग्रोथ पावर हाउस बन गया है। तो सवाल यही है, और ये बहुत बड़ा सवाल है। अगर हम 2014 के कर्नाटक को देखें और आज के कर्नाटक को देखें, तो क्या वो एक ही जगह लगती है? यही सवाल हमें इस पूरे बदलाव की गहराई में ले जाएगा। और इस बदलाव को महसूस करने के लिए एक सीधा साधा उदाहरण लेते हैं। बेंगलुरु से मैसूरू का सफर। पहले जहां 3-4 घंटे लगना एक आम बात थी, आज वही सफर सोचिए सिर्फ 75 मिनट में पूरा हो जाता है। ये सिर्फ एक सड़क नहीं है, ये उस रफ्तार का प्रतीक है जिसने पूरे कर्नाटक की कहानी बदल दी है। तो चलिए थोड़ा और गहराई में चलते हैं और इस बदलाव की नींव को समझते हैं। और वो नींव है इंफ्रास्ट्रक्चर, मतलब वो सड़कें, वो रेलवे लाइंस, वो एयरपोर्ट्स जिन्होंने सचमुच कर्नाटक की पूरी तस्वीर ही बदल कर रख दी। और ये सिर्फ बेंगलुरु मैसूरू तक ही सीमित नहीं है, बल्कि यहां बात हो रही है एक्सप्रेस वे के एक पूरे नेटवर्क की। एक ऐसा जाल जो राज्य के कोने कोने को जोड़ रहा है। इससे क्या होता है? इससे व्यापार आसान होता है, सफर तेज होता है और तरक्की की रफ्तार बढ़ जाती है। अब सड़कों से हटकर जरा रेलवे पर नजर डालते हैं, और ये आंकड़े ये सच में चौंकाने वाले हैं। 2014 से पहले हर साल औसतन सिर्फ 18 किलोमीटर रेलवे लाइन का इलेक्ट्रिफिकेशन होता था, और अब ये आंकड़ा है 294 किलोमीटर प्रति वर्ष। ये तो 16 गुना से भी ज्यादा की छलांग है। इससे सिर्फ बदलाव नहीं कह सकते, ये एक तरह की क्रांति है। और इसी जबरदस्त रफ्तार का नतीजा क्या है? वो है ये नंबर 96.5%। मतलब आज कर्नाटक का लगभग पूरा का पूरा रेल नेटवर्क बिजली से दौड़ रहा है। सोचिए, एक दशक पहले ये किसी सपने जैसा ही लगता था, है ना? तो हमने जमीन की बात की, पटरियों की बात की, लेकिन ये विकास यही नहीं रुका। कर्नाटक ने आसमान में भी एक नई उड़ान भरी है। कालाबुर्गी, बीदर, शिवमोग्गा जैसे कई शहर अब सीधे हवाई नक्शे पर आ गए हैं। और बेंगलुरु का नया गार्डन टर्मिनल तो है ही, जिसने दुनिया से कनेक्टिविटी को एक बिल्कुल नए लेवल पर पहुंचा दिया है। ठीक है, तो इंफ्रास्ट्रक्चर तो जबरदस्त बना, लेकिन सवाल यह है कि इसका असर इकोनॉमी पर, अर्थव्यवस्था पर क्या पड़ा। आखिरकार कर्नाटक को भारत की सिलिकॉन वैली क्यों कहा जाता है? आइए अब इस ग्रोथ इंजन के आर्थिक पहलू को समझते हैं। जब निवेश की बात आती है तो कर्नाटक एक चुंबक की तरह काम करता है, खास तौर पर विदेशी निवेश के लिए। और ये चार्ट देखिए, कुल एफडीआई का लगभग 30% हिस्सा सिर्फ आईटी और उससे जुड़ी सर्विसेज में आ रहा है। ये साफ दिखाता है कि दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियों को कर्नाटक की टेक्नोलॉजी पर कितना ज्यादा भरोसा है। और अब ये नंबर देखिए, 40 से 50%। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि भारत के जितने भी यूनिकॉर्न्स हैं, मतलब $1 बिलियन से ज्यादा की वैल्यू वाले स्टार्टअप्स, उनमें से लगभग आधे अकेले बैंगलोर में है। ये कोई छोटी बात नहीं है। ये शहर सही मायनों में देश का इनोवेशन हब, हमारी अपनी सिलिकॉन वैली है। अच्छा, इकोनॉमी बढ़ रही है, निवेश आ रहा है, यूनिकॉर्न्स बन रहे हैं, ये सब बहुत अच्छी बात है। लेकिन सबसे जरूरी सवाल तो ये है कि इन सब का आम लोगों की जिंदगी पर क्या असर पड़ा? क्या पानी, सेहत, पढ़ाई जैसी बुनियादी चीजें बेहतर हुई? चलिए अब इस विकास के मानवीय चेहरे को देखते हैं। पानी, जीवन की सबसे बुनियादी जरूरत, और यहाँ एक बहुत बड़ी कहानी छुपी है। जल जीवन मिशन के तहत जहाँ 2019 तक सिर्फ 17% ग्रामीण घरों में नल से पानी आता था, आज ये आंकड़ा 75% से ज्यादा हो चुका है। जरा सोचिए, इसका मतलब है लाखों परिवारों के लिए जीवन में आया एक बहुत बड़ा, एक सकारात्मक बदलाव। अब बात करते हैं सेहत की। हेल्थ केयर में तो कर्नाटक एक लीडर बनकर उभरा है। पूरे देश में मेडिकल कॉलेजों के मामले में दूसरा नंबर पर और एमबीबीएस सीटों के मामले में पहले नंबर पर। इसका सीधा सा मतलब है आने वाले कल के लिए और ज्यादा डॉक्टर्स और लोगों के लिए बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं। और ये तरक्की सिर्फ बेंगलुरु या बड़े शहरों तक ही नहीं सिमटी। शिक्षा के क्षेत्र में एक बड़ा कदम था 2016 में आईआईटी धारवाड़ की स्थापना। इसने खास तौर पर उत्तरी कर्नाटक के युवाओं के लिए बेहतरीन शिक्षा और अवसरों के नए दरवाजे खोल दिए। तो हमने अब तक की कहानी देखी, इंफ्रास्ट्रक्चर, इकोनॉमी और लोगों की जिंदगी में आए बदलाव। लेकिन अब आगे क्या? कर्नाटक का भविष्य कैसा नजर आता है? आइए एक नजर आगे की राह पर डालते हैं। जब कोई शहर तेजी से बढ़ता है तो उसके साथ आती हैं कुछ चुनौतियां, और बैंगलोर के लिए सबसे बड़ी चुनौती है ट्रैफिक। तो इससे निपटने के लिए क्या हो रहा है?
नम्मा मेट्रो का नेटवर्क, जो 2014 में बहुत छोटा था, आज 70 किलोमीटर से भी ज्यादा फैल चुका है और सालों से रुका हुआ सबर्बन रेल प्रोजेक्ट भी अब हकीकत बन रहा है। कोशिश यही है कि शहर की रफ्तार बनी रहे। तो अगर हम इस पूरे विश्लेषण का सार निकालें तो एक बात साफ है, 2014 के बाद कर्नाटक में जो हुआ वो सिर्फ थोड़ा बहुत सुधार नहीं था, वो एक मिशन मोड अप्रोच था। चाहे सड़कें हों, रेलवे का इलेक्ट्रिफिकेशन हो, पानी हो या शिक्षा, हर क्षेत्र में एक नई तेजी देखने को मिली, जिसने कर्नाटक को भारत का ग्रोथ इंजन बना दिया। हाँ, ये बात भी सच है और विश्लेषण भी इसे मानता है कि चुनौतियां भी खत्म नहीं हुई हैं। ट्रैफिक और पर्यावरण जैसे मुद्दे आज भी हैं, लेकिन इसके बावजूद पिछले एक दशक में इंफ्रास्ट्रक्चर और इकोनॉमी में जो जबरदस्त उछाल आया है, उसने कर्नाटक की पहचान को भारत के ग्रोथ इंजन के तौर पर मजबूती से स्थापित कर दिया है। तो ये थी पिछले 10 साल की कहानी, एक तेज रफ्तार विकास की कहानी। लेकिन ये विश्लेषण हम एक बहुत ही दिलचस्प सवाल के साथ छोड़ जाता है। अगर ये पिछले दशक का हाल है तो कर्नाटक के लिए अगला दशक कैसा होगा? अगर इतनी तरक्की हुई है तो आने वाले समय में कौन सी नई मंजिलें हासिल होंगी? इसका जवाब तो वक्त ही देगा।